हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको वहाँ पे इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, ठीक है। दैन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ये वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल के बारे में, अबुल कलाम आज़ाद, और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे जैसे टीटी कृष्णमाचारी, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसका क्या रोल रहा। दैन हमने राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा था, जयपाल सिंह के बारे में, उसके बाद एच.सी. मुखर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक ये जो है जी गुरबाई दुर्गा भाई देशमुख, इनके बारे में पढ़ा था। और आज जो है वो हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कौन सी राह पे चलने के लिए बताता है या कौन सा मार्गदर्शन हमारा करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे बलदेव सिंह। इनका जन्म जो है वो हरियाणा में हुआ था। ये पंजाब असेंबली की पैंथिक अकाली पार्टी के ये लीडर थे और ये डिफेंस मिनिस्टर रहे। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, ठीक है। यूनियन कैबिनेट के अंदर इन्होंने एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी काम किया। और ये क्या थे, एक नॉमिनी भी थे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस बुक के अंदर, वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस स्टेज पे आके लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। इस स्टेज पे आके हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी फिलॉसफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलॉसफी का क्या मतलब होता है, ऐसा सेट ऑफ बिलीव्स जिसमें ये बताया जाता है कि जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। ये कोशिश की जाती है कि जीवन का अर्थ क्या है, या फिर ये बताया जाता है कि कैसे मतलब ये नियम सिखाए जाते हैं कि बिहेव कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है। इन शॉर्ट अगर आप समझे तो जीवन दर्शन, ये हमारे लाइफ का जो है वो एक हमें व्यू बताता है, ठीक है। आप इसको दर्शन शास्त्र भी बोल सकते हैं, जीवन दर्शन भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव, ठीक है। ठीक है, ये किसी की थॉट्स हो सकती है, किसी के एक्शंस हो सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी की थॉट या किसी के एक्शन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो यही हमें यहाँ बोला हुआ है कि इस स्टेज पे आके हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जितनी भी फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या चीज़ें बोलता है, किस किस चीज़ पे अमल करनी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, ये हमें बताता है। देन उसके बाद जो बोला है वी कैन डू दिस इन 2 वेज। ये चीज़ें हम जो है वो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहली ये कि हम जो है अपने उन मेजर लीडर्स की जो है वो रीडिंग्स को पढ़ें, उनके उन व्यूज़ को पढ़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए हैं, ठीक है। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि रीड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी। जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलॉसफी बताता है हम उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। वो जितना ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम लीडर्स के व्यूज़ को पढ़ें, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी फिलॉसफी दी है उसको पढ़ें। और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल दिया हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये अभी हम आगे देखेंगे। लेट अस टर्न टू दीज ओनली वन बाय वन, और इस चीज़ को हम जो है वो एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, ड्रीम एंड द प्रॉमिस, ठीक है। सपना और जो प्रॉमिस जो किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सब ने देखा कि जैसे ही हमने ये स्केचेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको जयपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, ये स्केचेस के बारे में बताया, इन सब के बारे में तो आपने पढ़ा, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे। लेकिन एक जो हमारा जिसका मतलब हमें आज़ादी दिलवाने में जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहा, जैसे कि महात्मा गांधी, इनके बारे में नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। क्योंकि ये जो थे ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा नहीं रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का ये हिस्सा नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो क्या करते थे, गांधी जी की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते थे। उनके मतलब जो भी वो सोचते थे, जो भी वो करते थे, उनको फॉलो करते थे। बहुत सारे जो साल पहले अगर आप बात करें तो गांधी जी ने एक मैगज़ीन लिखी थी, यंग इंडिया, 1931 में। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, और इसमें उन्होंने यही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए या हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इस यंग इंडिया में उन्होंने ये सब चीज़ें जो थी वो बताई थी, ठीक है। कुछ इन्होंने लिखा भी हुआ है, देखिए मैं आपको ये ऐसे रीड नहीं ऐसे ही करके बता देती हूँ। गांधी जी ने कहा था
कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीबों को जो है वो आवाज़ मिले। उसके बाद सोसाइटी के अंदर हाई क्लास और लो क्लास का जो कंसेप्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करें, तालमेल बनाकर इंडिया के अंदर चलें। उसके बाद अनटचेबिलिटी का जो ये मतलब सिस्टम चल रहा था ये जो है पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए लोगों को। और वुमेन्स जो हैं वो वैसे ही राइट्स, वैसे ही अधिकार वुमेन्स को मिलने चाहिए जैसे आदमियों को मिलते हैं। तभी हम कहेंगे कि हमें जो है वो पूरी तरह से आज़ादी मिली है। ये जो था ये उनके उस यंग इंडिया में लिखा हुआ था। व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, यानी कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। उन्होंने इस ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इस चीज़ के थ्रू ये बताने की कोशिश की। उन्होंने यंग इंडिया जो एक मैगजीन लिखी थी उसमें ये बताने की कोशिश की। दैन उसके बाद क्या बोला हुआ है, द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड, जो ड्रीम था इंडिया का उसमें ये था कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट चल रहा है ना, तू बड़ा है या छोटा है, बड़ी कास्ट है छोटी कास्ट है, तू अमीर है गरीब है, ये जो इनइक्वालिटी का चल रहा था ना जिसमें सभी को एक जैसे नहीं देखा जाता, इसको ख़त्म करना था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें नहीं बनाया था। ठीक है, इन्होंने जो था वो एक ड्राफ्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, एक ढांचा सा जो था वो प्रिपेयर किया था जिसको देखकर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे वो अलग थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो भी यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो भी यही चाहते थे, लेकिन दोनों के व्यू पॉइंट जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे इनकी कुछ अपनी ही सोच थी, ये मतलब कुछ और इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे इनइक्वालिटी को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। और ये क्या करते थे, महात्मा गांधी को और उनके व्यूज़ को क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग सोच रहे थे। चाहते वो एक ही चीज़ है लेकिन सोच अपनी इनकी अलग अलग थी। दैन उसके बाद क्या बोला हुआ है, इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। और यहाँ पे जब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंदर अपनी स्पीच दी तो यहाँ उस स्पीच के अंदर इनकी एंजाइटी जो थी, इनकी चिंता जो थी वो क्लियरली दिख रही थी। इन्होंने क्या बोला, 26 जनवरी 1950 में वी आर गोइंग टू एंटर, हम जो है वो एक लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या करने जा रहे हैं, घुसने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में हमें पूरी तरह से इक्वालिटी प्रोवाइड है, लेकिन अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर सबको राइट मिल गया, वन मैन वन वोट, लेकिन सोशल और इनइक्वालिटी में जब हमें अधिकार मिलेगा, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू जब हो जाएगा तब हमें जो है वो पूरी तरह से हम आज़ाद होंगे। हमें जो है ये किसी भी तरह की क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी तरह का जोखिम जो है, रिस्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे परल की बात की है, यहाँ पे परल का मतलब होता है जोखिम या रिस्क। तो यही बोला हुआ है, हमारी सोसाइटी का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तभी सही होगा जब इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, वन मैन वन वैल्यू होना चाहिए, वन मैन वन वोट तो है लेकिन वन मैन वन वैल्यू भी होनी चाहिए। एक इंसान की उतनी ही ज़रूरत अगर पॉलिटिक्स के अंदर है तो उसकी ज़रूरत, उसकी वैल्यू जो है उतनी ही सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर भी होनी चाहिए। ये चीज़ जो थी ये किसने बोली थी, ये बोली थी किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंदर अपनी स्पीच जो थी वो दी थी। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी, हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में इन्होंने एक स्पीच दी जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कौन सी स्पीच दी वो देखिए, आपको मैं आगे बताती हूँ, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, ये कौन थे, इनका बर्थ जो था वो गुजरात में हुआ था। ये भी एक कांग्रेस लीडर थे। ठीक है, और ये गांधी जी की फिलॉसफी को बहुत फॉलो करते थे। ये क्या थे, यूनियन कैबिनेट के ये मिनिस्टर भी रहे, और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को क्या किया था, फाउंड किया था। ये फाउंडर थे स्वतंत्र पार्टी के। दैन उसके बाद जो है वो भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, यानी कि B.R. अम्बेडकर। तो ये इनका बर्थ जो था वो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये एक सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर थे, और साथ ही साथ में इन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारी जो थी अपने व्यूज़ दिए थे। और साथ ही साथ में ये जो थे ना, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे। और इन्होंने किसको, कौन सी पार्टी को फाउंड किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। दैन उसके बाद हमारे पास आता है श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इनका बर्थ जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया था, इलेक्शन होने से पहले जो गवर्नमेंट थी ना उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। ये एक एजुकेशनिस्ट थे और एक लॉयर थे।
ये हिंदू महासभा में भी इन्होंने अपना रोल जो था वो प्ले किया, और ये भारतीय जनसंघ जो है उस पार्टी के ये प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के। ओके, तो ये जो है मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लीडर्स थे उनके बारे में बताया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ वाई मैं इसको छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि मैम हमें ये पढ़ा दीजिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है ये इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आपके पहले प्राइम मिनिस्टर रहे इंटरिम गवर्नमेंट के, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट मैंने अभी बताया आपको। देन उसके बाद ये जो थे ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, सरोजनी नायडू के, तो इनका बर्थ जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। उसके बाद ये जो थी ये कौन थी, ये वुमेन लीडर्स की एक एक्टिविस्ट जो था, ये मतलब लीडर थी कांग्रेस के अंदर, ये वुमेन लीडर्स की एक एक्टिव लीडर थी, एक्टिविस्ट थी। वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी मतलब कुछ होता था उनके खिलाफ, कोई भी मतलब उनको किसी भी चीज़ को लेके सपोर्ट देनी होती थी तो ये जो थी वो उनके ऊपर बोलती थी, ठीक है, अपनी स्पीच देती थी। देन उसके बाद आता है सोमनाथ लहरी, तो वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ, राइटर और एडिटर ये हैं। और उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर भी रहे। ये वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर भी रहे, वेस्ट बंगाल के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ये मेंबर रहे, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं उनसे हम इंस्पायर होके, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारी वैल्यूज़ से हम इंस्पायर हुए और उससे हमने अपने डेमोक्रेटिक इंडिया की जो है वो फॉर्मेशन की। ये जो वैल्यूज़ थी ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है जिसमें उसमें बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो बताई हुई हैं, और उस बेसिक वैल्यू को, उस शॉर्ट स्टेटमेंट को प्रियम्बल कहा गया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है स्टार्टिंग पेज जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टार्टिंग पेज है, जैसे आपकी बुक्स का प्रीफेस होता है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। देन उसके बाद टेकिंग इंस्पिरेशन, अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और वहीं से हमने जो है वो इंस्पायर होके हमने प्रियम्बल को फॉर्म किया। तो आगे देखिए, ये जो है ये कहाँ का, अमेरिका का जो है ये आपका प्रियम्बल है, ये साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है। तो इनको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने इंडिया के प्रियम्बल के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। लेट अस रीड प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ते हैं बहुत ही केयरफुली और अच्छे से समझते हैं हर एक वर्ड को। जो प्रियम्बल के अंदर एक एक वर्ड जो है ना हाईलाइटेड करके दिया हुआ है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक पोइम की तरह जो है वो पढ़ना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर ये एक लाइक अ पोइम है। इसके अंदर फिलॉसफी बताई हुई है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कि कैसे उसको बिल्ड किया हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। ये हमें जो है ये इस चीज़ की मतलब क्षमता देता है, हमें ये मतलब पॉफ देता है कि हम देख सकें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मतलब कोई भी एक्शन ले रही है या कोई भी लॉ को इम्पोज कर रही है वो सही है या गलत है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना ये आत्मा है किसकी, प्रियम्बल को बोला गया है आत्मा है किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब हम इसके अंदर इसको पढ़ते हैं, ये आपको आना भी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड लाइंस है ना इनका मतलब बताया हुआ है। क्या है यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो देखिए क्या है, हम जो है वो भारत के क्या हैं, लोग हैं। क्या बोला हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया है या लागू किया गया है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने क्या किया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गए, आपके पॉलिटिकल लीडर्स। एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। और ये जो था ना, ये मतलब क्यों बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया है, ना कि बाहर के या फिर किसी राजा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे जितना भी रोल था वो किसका था, पीपल का था और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का था, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमारे इंडिया नागरिकों ने चुना था। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बोलने की कोशिश की हुई है। आगे क्या बोल रहा है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। वो ये बोल रहा है कि हम जो इंडिया के नागरिक हैं, हम ये जो है वो दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हम जो है वो इंडिया को सोवरियन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे, और सभी ये सारी चीज़ें जो है ये हम अपने सिटीजन्स को देंगे।
अब देखिए यहाँ पे पहला क्या बोला है, सोवरियन। तो सोवरियन क्या है, सोवरियन का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पीपल है इंडिया के, ठीक है, उनके पास इतनी अथॉरिटी है, उनके पास इतना अधिकार है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। बाहर का कोई भी जो पर्सन है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे आके अपना रूल नहीं चला सकती है, ना ही यहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर अपना अधिकार चला सकती है, ना ही अपने अधिकार थोप सकती है। ये अधिकार सिर्फ किसके पास है, इंडिया के लोगों के पास। दूसरा इन्होंने क्या बोला, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब हो गया कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो पैसा कमाया जा रहा है सामाजिक तौर पे, जो पैसा कमाया जा रहा है उसको जो है वो इक्वली शेयर करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, वो क्या करेगी, अच्छे से काम चलाएगी जिसमें वो क्या करे, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सके। सोसाइटी के अंदर जो भी समाज के अंदर जो भी पैसों को लेके या छोटी जात बड़ी जात गरीब लोग अमीर लोग लेके जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको ख़त्म करे, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है आपको कि हमारे जो इंडिया है वो सेकुलर भी होना चाहिए। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा होगा आपने 8th में, आपको 2nd चैप्टर है पूरा अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। जो नागरिक हैं इंडिया के, जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या करें, किसी भी धर्म को फॉलो कर सके, मान सके। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन जो है उसको ऑफिशियल रिकोगनाइजेशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू की मेजॉरिटी है तो बोलेंगे कि भाई हिंदू जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी है, बस हिंदू रिलीजन ही यहाँ चलेगा, सभी लोग हिंदू धर्म को मान लें। तो यही हमारा सेकुलर इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जिस भी धर्म का लोग जो रह रहे हैं वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उनको ये नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो मतलब एक ही धर्म को फॉलो करें। कोई भी गवर्नमेंट जो है, हमारी इस इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो सभी रिलीजियस बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी वो सबको देती है। यानी कि अगर वो हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं तो उनको मुस्लिम रिलीजन को भी उतना ही मानना होगा, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी जितनी वो हिंदू रिलीजन को दे रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए मेजॉरिटी जिसकी है तो हम वही उसी को ज़्यादा मानेंगे, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तभी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर वर्ड जो है वो डाला गया है। फिर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने बोला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता ही है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट की जहाँ पे पीपल जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय करेंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको दिए जाएंगे, वो इक्वली अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और क्या है, उनसे अकाउंटेबल, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो मतलब जैसे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उनके पास जा सकते हैं। दैन उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो रन की जाएगी अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट को रन किया जाएगा। यानी कि लोगों को डिमांड्स को, नीड्स को, सेटिस्फेक्शंस को देख कर ही गवर्नमेंट को चलाया जाता है, ठीक है। तभी हम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दैन उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। जो हेड है स्टेट का, ठीक है, वो इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। हेड कौन है, जैसे कि आपका पीएम, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि वो हेरिडिटरी पोजीशन पे होना चाहिए। हेरिडिटरी पोजीशन होता है जैसे राजा होते हैं, ठीक है, राजे के बाद उसका बेटा वारिस बनता है, फिर उसका आगे बेटा बनता है, वैसी सिस्टम नहीं यहाँ चलना चाहिए। जो हेड है स्टेट का वो इलेक्टेड होना चाहिए, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद है बात होती है जस्टिस की। जस्टिस क्या है, जस्टिस सबको पता है कि जस्टिस में क्या है, सिटीजन जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट के बेसिस पे, जात के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, यानी कि धर्म के बेसिस पे, और जेंडर के बेसिस पे, मतलब लिंग के बेसिस पे, क्या वो लड़का है या औरत है या आदमी है या लड़की है, इस बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। ऐसा नहीं है कि बोला जाएगा कि भाई तुम लड़की हो तो तुम डॉक्टर को नहीं चेक करवा सकती, या ऐसा भी नहीं है कि तुम लड़के हो तो तुम टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। इस तरह की ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जाएगी सोसाइटी के अंदर। ये चीज़ कौन बोलता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। दैन उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस कर दी जाएंगी, कम कर दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली वो लोग जो कि एडवांटेज्ड ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद क्या बोला है, लिबर्टी। लिबर्टी आपको, यानी कि आप फ्रीडम को भी बोल सकते हो। लिबर्टी किस चीज़ की आपको दी जानी चाहिए, सोच की, अपने एक्सप्रेशंस की, बिलीव्स की, फेथ की और वर्शिप की, इस चीज़ की लिबर्टी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ क्या बोला हुआ है,
देखिए लिबर्टी क्या है, लिबर्टी आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि आप देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शंस। यानी कि सिंपल है यहाँ पे, अगर आप बात समझना चाहें तो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है, पाबंदियाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए नागरिकों के ऊपर। चाहे वो कुछ भी सोच रहे हो, वो कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपनी सोच को कैसे भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, या किसी भी चीज़ को वो फॉलो करें, ठीक है। इनको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो, पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी जो है वो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल। इक्वालिटी का मतलब क्या है, समानता, ठीक है, एक जैसा। तो हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक जैसा रुतबा मिलना चाहिए, और हमें जो है वो सबके बीच में प्रमोट, यानी कि सबको एक जैसा जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यही चीज़ बोली हुई है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे सभी एक जैसे हैं। चाहे ऐसा नहीं है कि अमीर लोग जो हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा अमीर है, रिच है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच हैं तो उनसे अगर वो किसी का मर्डर करते हैं या किसी के घर चोरी करेंगे या कुछ भी मतलब गलत काम करते तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। उनको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब, एक कम पैसे कमाने वाले को मिलती है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो भी मतलब पुराने रीति रिवाजों के थ्रू इक्वालिटीज़ की जा रही है उनको ख़त्म करना होगा। जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करेगी कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। सभी लोगों को एक जैसा जो है वो काम दिया जा रहा है, एक जैसी जो है वो रुतबा दिया जा रहा है। देन उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, फ्रेटर्निटी जो है वो एश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इज्जत जो है वो इंडिविजुअल की उसको एश्योर करती है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, के नेशन जो है आपका कंट्री जो है उसमें एकता और उसकी जो है इंटीग्रिटी उसको बनाए रखे, ठीक है। ये चीज़ कौन श्योरिटी देता है, इसकी कौन श्योरिटी देता है, फ्रेटर्निटी। यही चीज़ यहाँ बोली हुई है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम जो है हम सबको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए कि हम एक ही फैमिली के, एक ही घर के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, कोई भी सिटीजन जो है उसको ऐसे जो है वो ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो है वो हमसे छोटा है। यही चीज़ जो है वो प्रियम्बल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोली हुई है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इन अवर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1939 में, ठीक है, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनके जो है वो तैयार हो गया था, लेकिन इनेक्ट जो था वो 26 जनवरी 1950 में किया गया था, जिस दिन आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो है 26 नवंबर 1949 को हेयर बाय यहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं, इसको लागू करते हैं और अपने आप को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम बन के सामने आया था। तो ये था आपका प्रियम्बल, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा जो है वो कंप्लीट बताया है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, तो आगे जो है वो आपको बताया हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, कैसे जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या बोला जा रहा है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ वैल्यूज़ और फिलॉसफी की स्टेटमेंट नहीं है। एज वी नोटेड अबव, हमने जैसे ऊपर नोट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर लेके चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स उसके अंदर की गई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन, मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमें इन अरेंजमेंट्स के बारे में, इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और वो बहुत ही लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको रेगुलरली क्या करते रहें, अपडेट करते रहें, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी। जिन्होंने उसको बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने ये चीज़ को महसूस किया था कि पीपल्स की जैसे जैसे पीपल्स की एस्पिरेशन जो हैं, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएंगी, सोसाइटीज़ के अंदर चेंज आते जाएंगे, उसी तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दे डिड नॉट सी इट इज़ एज, उन्होंने ये नहीं बोला कि जैसा हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए हैं, ठीक है, जिस तरह से हम बना के गए हैं वैसा ही रहना चाहिए, कोई भी कानून चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो उसके अंदर बदलाव नहीं आना चाहिए, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई थी।
दैट इज़ वाई हम जो है वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अमेंड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का नाम दिया गया है। किस चीज़ का नाम दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, अगर अभी तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप अपनी गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर आप बात करेंगे तो क्या है, पहले जब आपकी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टियर थे, 2 लेवल्स थे गवर्नमेंट के। ठीक है, 2 लेवल्स थे गवर्नमेंट के, जैसे आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ये लाया गया, और इस एक्ट के तहत आपकी एक थर्ड लेवल जो था गवर्नमेंट का उसको भी क्या किया गया, बीच में डाला गया, जिसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है। अब आपके 3 टायर्स है गवर्नमेंट के। ठीक है, ये जो है ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इस चैप्टर से बाहर का बता रही हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया जाता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। देन उसके बाद क्या बोला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को लीगल लैंग्वेज के अंदर। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पढ़ेंगे, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और आपको उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो गया, मुश्किलात आएंगे आपको, मतलब ईजिली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। येट जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है ना वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कौन सा था? आपका प्रियम्बल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। कोई भी कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई भी अगर मेंबर होगा उसके लिए एक प्रोसीजर रहता है। ठीक है, उसको चूज़ करने के लिए एक प्रोसीजर रहता है, जैसे आपके इलेक्शंस वगैरह होते हैं। इट डिफाइंस हु विल हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कितनी पावर जो है वो उसको देनी चाहिए, यानी कि किस किस डिसीजन के लिए उसके पास पावर है। एंड इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये भी रिस्ट्रिक्शंस रखता है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उसके ऊपर लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि कौन कौन से अधिकार जो है वो अपने सिटीजन्स को देगा जिसको कोई भी वायलेट ना कर सके, जिसका उल्लंघन कोई भी ना कर सके। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक, जो आखिरी के 3 चैप्टर्स हैं इस बुक के, वो आपको जो है वो बताएंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम करता है। ठीक है, तो वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हम सब जो है वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एंड ये चीज़ को समझेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम करता है। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक है विल नॉट कवर, ये टेक्स्ट बुक इस पूरे इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के फीचर्स पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। ठीक है, सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन, कुछ हद तक जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फीचर जो है वो इस बुक के अंदर आप क्या करोगे, समझोगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। मैंने यहीं तक मतलब आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसके ऊपर आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।